नमस्कार, प्रणाम पैलाग। और आज हम बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर में हैं। बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर में होने के नाते, जैसा कि यह धरती अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि कुली बेगार प्रथा और कई अन्य आंदोलनों की गवाह भी यह धरती रही है। जब खटीमा से टनकपुर होते हुए चंपावत की तरफ हम आ रहे थे और अब उस पूरे हिस्से का भ्रमण करते हुए आज हम बागेश्वर में पहुंच गए हैं, तब चर्चा के दौरान हमें यह बात याद आई कि कभी सरकार ने टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का कुछ सर्वे भी किया था। इस परियोजना का कोई आधार भी रखा था। हमने सोचा कि आज आप सभी के बीच इस विषय को रखा जाए, इस पर चर्चा की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई, हमारे साथी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जनहित के मुद्दों को अनेक पटलों पर उठाते रहते हैं। आदरणीय DS सुगड़ा जी, जो कि गंगोली हाट के रहने वाले हैं। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि इस रेल परियोजना का क्या विषय रहा है, क्या इसके आधारभूत सिद्धांत रहे, इस परियोजना की नींव कब रखी गई थी। उस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम जानेंगे DS सुगड़ा जी से। DS सुगड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू, नमस्कार सभी को। सुगड़ा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप सरल भाषा में बताइए कि टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना जो है, यह परियोजना का मुख्य विषय क्या है, क्योंकि लोगों तक अभी शायद इस परियोजना की कोई जानकारी नहीं है और मुझे भी आज यहाँ पहुंचकर इस विषय के बारे में जानकारी मिली, तो मैं आपसे इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहूँगा। जी, धन्यवाद महेंद्र भाई, और पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि महेंद्र भाई, मैं बताना चाहूँगा, ये योजना बहुत फेमस योजना है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमारे पटल पे नहीं आती, तो चीज़ें हम लोग नहीं जान पाते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा अगर मैं इसकी कहानी बताऊं। जब ब्रिटिश टाइम में टनकपुर और बागेश्वर रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था, सबसे पहले 1902 में इसके बारे में सोचा गया, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बागेश्वर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है शुरू से, जैसे आप पहले बोल भी चुके हैं। और ब्रिटिश टाइम में क्या होता था, अंग्रेजों का एक ध्येय तो जरूर था कि जितना भी कुमाऊं के वन या जो यहाँ की जो अदर जो यहाँ की संपदा है, उसका किस तरीके से वो उसको ले पाएंगे या उसकी लूट कर पाएंगे। ये तो उनका ध्येय था ही। खैर, लेकिन साथ में उनका ये भी था कि इन जगहों तक आसानी से कैसे पहुंचा जाए। और तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 1902 के बाद 1910 में पहली बार इस रेल लाइन का सर्वे हुआ। और एक बड़ा मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं, तो जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हमको बोला जाता था कि एक दिन यहाँ सरयू घाटी के किनारे जो है रेल लाइन आएगी, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं तो बचपन से इसके बारे में सुनते हुए आ रहा हूँ, और कई लोगों से, अब उन दिनों हम जब बच्चे तो सपने ही देख सकते हैं, सुनी हुई बातों पे ही सुनते थे। तो मैंने जब अभी हाल फिलहाल में जब मैं ये बराबर सोच रहा था, जब मैं अदय विषय को भी अलग अलग चीज़ों पे उठा रहा हूँ, तो इस विषय के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। और तब पता चला ये 150 किलोमीटर की करीब करीब की योजना और बननी थी। और 2015 में जो है ये पहली बार जो है इसको परस्यू किया गया इसके DPR के लिए। और लगभग इसको 10 साल के समय में, अभी 2025 के आसपास, मैंने न्यूज़पेपर के माध्यमों से सुना कि इस परियोजना की DPR जो है अभी सबमिट कर दी गई है। ऐसा उत्तराखंड सरकार का एक पोस्ट न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। ये इसका बैकग्राउंड है। तो जैसे कि इस परियोजना की जो चर्चा है वो कई दशकों से चल रही है, तो इसकी वास्तविक वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है? मेरे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है राउत जी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ लास्ट ईयर 2025 के मिड में कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर में आया है कि DPR सबमिट हो गई, तो DPR सबमिट हो गई होगी। लेकिन मैं कुछ अदर न्यूज़ सोर्सों के माध्यम से देख रहा था, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी। अगर DPR सबमिट हो गई तो जो पिछला बजट गया, इसमें कहीं ना कहीं इसके लिए बजट अलोकेट होना चाहिए था। जब बजट अलोकेट नहीं हुआ, तब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि रूट को चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा इसको सुनने में मेरे को आया है। बट बहरहाल मेरे पास इस टाइप के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। मैं इतना जरूर बोलूंगा, पिछले साल मैंने एक इसमें RTI फाइल की थी जानने के लिए कि इसकी यथास्थिति क्या है। तो रेलवे विभाग ने मेरे को ये कह के उसका जवाब नहीं दिया कि सिक्योरिटी कारणों से हम इसको
आपसे साझा नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने इसमें अपील नहीं की, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा इस मंच पे कि ये एक बहुत लंबे समय से बहुत प्रतीक्षित जो है ये एक हमारी रेल योजना है। इसके बारे में सरकार को और विभाग को ज़रूर सोचना चाहिए कि कम से कम जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो इसके स्टेक होल्डर, जो बेनिफिशियरी इसके लोग हैं, उन लोगों तक किसी मंच से हमको जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। जी, जैसा कि मुझे सुनने में आया, मैंने कुछ सूत्रों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की, तो इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वह लगभग 48,000 करोड़ की बताई जा रही है। जी। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी लागत की परियोजना उत्तराखंड के इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जरूरी होगी? हम लोगों को ये समझना होगा कि उत्तराखंड के पास क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और जैसे हर आदमी यही कहता है कि ये देवभूमि है, पूरे दुनिया से जो भी लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो कहते हैं देवभूमि है। वो कहते हैं यहाँ प्राण वायु बसती है, यहाँ इतने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण है। तो अगर आज ये मान के चलिए, अगर आपको पर्यटकों को यहाँ पे लाना है तो आप कैसे लाएंगे? आपके पास सबसे इजी माध्यम क्या है? वो ट्रेन हो सकती थी। तो अगर ये ट्रेन आती है, आप समझिए कि टनकपुर से अगर ट्रेन से अगर 150 किलोमीटर की दूरी अगर आपको तय करना है, तो पर्यटक दृष्टि आप 4 घंटे में तय कर लेंगे उसको, 150 किलोमीटर की जो रेंज होती है। अगर आप यही दूरी अगर गाड़ी से तय करेंगे, इसके लिए आपको 8 से 10 घंटा चाहिए होगा, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है पहाड़ों में सर घूमने की वजह से नहीं आ सकते। ये तो हो गया एक विषय। आज हम जिस बाबा बागनाथ की धरती पे बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे, सरयू घाटी अपने आप में इतनी ब्लेस्ड है, मैं ये कहूँगा, यहाँ के लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि आप भाग्यवान लोग हो। यहाँ पर कीवी से लेके, आम से लेके, लीची से लेके सब कुछ पैदा होता है इस घाटी में। यहाँ जरूरत है कि इस जो यहाँ की पैदावार है, यहाँ की पैदावार को बड़े मंडियों से कैसा जोड़ा जाए। तो अगर इस घाटी में कल ट्रेन आ जाती है, तो आप ये मान के चलिए जितने भी व्यवसायी यहाँ पर हैं, उन व्यवसायियों के लिए टनकपुर जैसी बड़ी मार्केट से क्या होगा, प्लेन्स की मार्केट से डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू क्या आएगा, सामान आएगा, जो यहाँ के लोगों को सस्ता मिलेगा। क्योंकि यहाँ भाड़ा बहुत महंगा है, अगर आज आप देखेंगे तो, क्योंकि ढुलाई ट्रकों से होती है, रोड खराब होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसकी वजह से ढुलाई आपको महंगी पड़ती है। ये एक बात होगी। होगा क्या, प्लेन से आपका सामान यहाँ पहुंचना ईजी होगा। पहाड़ों में जितने भी फल फ्रूट यहाँ पर होते हैं, उन लोगों को बड़े खरीदार मिल जाएंगे और वो इजीली उसी रेलवे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बड़ी मंडियों तक वो सामान पहुंचाया जा सकता है। और मैं एक बात और बताऊं, मैं किसी विषय पे काम कर रहा हूं अपने एनजीओ के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर स्वरोजगार के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ की 2 बड़ी नदियां हैं, प्रमुखता से एक है सरयू, दूसरी तरफ आती है रामगंगा। अगर इन घाटियों में इस टाइप का यातायात का अगर सुविधा हो जाएगा, आप यकीन मानिए, ये पूरी घाटी, अभी हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, इस पूरी घाटी के अंदर हम मछली पालन के बड़े बड़े उद्योग कर सकते हैं, जिसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और एक बात और जोड़ देता हूँ इसी में, पूरे भारतवर्ष में अगर आज आप बात करें, आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से सारी मछलियों का, मैक्सिमम मछलियों का उत्पादन होता है, और वही मछली पूरे भारतवर्ष में आती है, बागेश्वर तक भी वो मछली आती है। तो अब ये सोचने का विषय है, क्या वही इकोसिस्टम के साथ क्या इस घाटी में हम मछलियों की पैदावार नहीं कर सकते? हम आज सिर्फ फ्रूट की बात क्यों कर रहे हैं? हम आज पहाड़ों में होने वाले थोड़े बहुत छोटे मोटे उद्योग की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर यातायात एक ऐसा मुझे लगता है गेम चेंजर विषय बन सकता है, जो जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो असली सवाल था, आपने कहा योजना, हो सकता है कि जो आपके माइंड में सवाल है, 48,000 करोड़ का बजट बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन ये उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है। तो जहां भविष्य जुड़ता है वहां पैसों का हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है। और जैसा आपने बताया, इसी में मैं आगे जोड़ूंगा कि यदि यह परियोजना धरातल पर उतरती है, तो इससे उत्तराखंड या विशेषकर रूप से देखा जाए तो कुमाऊं क्षेत्र को किस प्रकार लाभ मिल सकता है? जब कभी भी इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं, आपको एक चीज पता है कि इससे बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में है, चाहे जैसे हमने बोला कि यहाँ का जो व्यावसायिक तरीके से है, जो चीज यहाँ होती है उसको बाहर भेज सकते हो आप, जो चीज बाहर होती है उसको इजीली कम
कम पैसे में यहाँ ला सकते हो। इसके साथ साथ जो है स्थानीय रोजगार, क्योंकि जब ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे या यहाँ के लोग कहीं जाना चाहते हैं बड़ी जगहों पर, तो इससे एक इकोसिस्टम बढ़ने से आपके क्षेत्र में बहुत सारा पैसा आएगा, नए नए रोजगार के चीज़ें बढ़ेंगी। आज हम देखते हैं कि एक कल्चर है वर्क फ्रॉम होम, एक कल्चर है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज भी जो यहाँ पे आना चाहती है, अगर इस टाइप के सिस्टम कहीं पर डेवलप होते हैं तो ये लोग यहाँ पे आएंगे, और जिन जगहों पर चाहे वो स्टेशन बनेगा, जिन जगहों पर चाहे और चीज़ें होंगी, तो लोकल आपको क्लीनिंग से लेके मेंटेनेंस से लेके सब प्रकार का आपको क्या चाहिए होता है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लोकल लोगों को बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज और जरूर जोड़ना चाहूंगा, जो किसी कारण से, जैसे आज हमारे बुजुर्ग लोगों को देखिए आप, वो क्या करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते वो हल्द्वानी, टनकपुर या कहीं देहरादून जैसी जगहों पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो यहाँ सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि पहाड़ों से आने जाने में जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है थोड़ा ठीक ना होने की वजह से, या जो मैंने कहा छोटी गाड़ी में, जीपों में चलने से सर घूमता है। तो ट्रेन एक इतना सुविधाजनक चीज है जिसमें वो लोग भी यहाँ पर रहेंगे, और पलायन की दृष्टि जब घर आना आसान होगा तो पलायन भी कम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, अब इसमें मेरा अगला सवाल यह है कि इससे पूर्व एक रेल परियोजना उत्तराखंड में चल रही है, जो कि अगर देखा जाए तो गढ़वाल मंडल में है, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का लगभग कार्य पूरा हो चुका है। और उस रेल परियोजना के दौरान जो बातें मुझे जानने को मिली, उसमें वह बातें जानने को मिली कि उसमें जितने भी ठेके मिले वो बाहरी व्यक्तियों को मिले, और रेलवे स्टेशन जो बनने वाले संभावित स्टेशन हैं उसके आसपास जो जमीनें खरीदी गई वो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीद ली गई। तो इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि कल को अन्य प्रदेशों के व्यक्ति हमारे प्रदेशों में आकर व्यवसाय करेंगे, और हमारे क्षेत्र के युवा जो होंगे उन्हीं व्यवसायों में कि सिर्फ एक छोटे तबके में ही सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि उनको व्यक्तिगत लाभ तो इस क्षेत्र को कुछ मिला नहीं? तो इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक बड़े ठेकों की बात है, ये दुर्भाग्य है हमारे साथ। 25 साल के उत्तराखंड को बड़ा हो जाना चाहिए था, यहाँ के जो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी बड़ा होना चाहिए था। ये बात जरूर है दूसरी तरफ कि ये एक महत्वपूर्ण काम है, बहुत टेक्निकल जॉब है। इसके लिए हमें बाहर की तकनीकी की या बड़े ठेकेदारों की जरूरत पड़ेगी, बट मैं जरूर कहूँगा कि राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अपने छोटे जो जो अच्छे रेपुटेड हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग हैं लोकल यहाँ के, उन लोगों को किस तरीके से एसोसिएट किया जाता है। जैसे लीडरशिप में क्या होता है, या किसी हम मैनेजर्स को डेवलप करने में क्या होता है, एक बड़े मैनेजर के साथ में एक छोटे मैनेजर को लगाया जाता है, ताकि भविष्य में वो बंदा या वो छोटा लीडर कल बड़ा लीडर बन पाए। तो ये राज्य सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड को बड़ा करने के, अगर आपको उत्तराखंड को बड़ा करना है तो उत्तराखंड के लोगों को बड़ा करना होगा, आपको उत्तराखंड के लोगों का हित पहले देखना होगा। मैं ऐसा मानता हूँ उसमें। जी जी। तो जिस प्रकार हम आज देखते हैं कि उत्तराखंड से अधिकतर गांव खाली हो चुके हैं पलायन के कारण, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था और लोग रोजगार की तलाश में अन्य बड़े शहरों में बस गए। तो क्या यह रेल परियोजना अगर कुमाऊं क्षेत्र में बनती है तो क्या आपको लगता है कि इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को ही रोजगार प्राप्त हो सकेगा, और उसके पश्चात जो युवा यहाँ से, जो परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनको भी घर वापसी की कोई राह मिलेगी? मैं ये जरूर मानता हूँ कि जब इस टाइप का कोई बड़े कार्यक्रम, बड़ी चीजें, बड़ी योजनाएं आती हैं, इसमें आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग चाहिए होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी याद दिला दूं कि सरकार की एक नीति है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट में जो चीजें वहाँ का उद्योग धंधे लगते हैं, ये प्राइवेट के लिए लॉ है सरकार का, कि आप 70% लोगों को, वहीं के लोकल लोगों को रोजगार दोगे। तो क्यों न चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इस पैमाने को वो अपना सरकारी विभागों में अपनाएं ना। तो अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो यहाँ के लोगों का हितों की रक्षा होगी,
और जरूर ये एक विषय है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक बड़ा विषय है कि महत्वपूर्ण पदों पे हो सकता है उनको कुछ ऐसे इंजीनियर की जरूरत पड़े, हो सकता है कि कोई अदर फील्ड के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों की जरूरत पड़े, तो वो उनमें एक स्टार्टिंग फेज पे वो लोगों को ले सकते हैं। लेकिन हमारी ये जरूर एक सरकार से गुजारिश है, अपने लोगों को वो आगे कर लाएं इसमें, जी। ऐसा मेरा मानना है। और अब एक सवाल मेरा यही और उठता है कि कई पर्यावरणविदों का या फिर हिमालय को संरक्षण की बात जो लोग करते हैं, या खुद आप देखें कि हम लोग जब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू किए जाने की मांग को उठा रहे हैं और यहाँ ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की मांग को उठा रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं हिमालय संरक्षण की, तो जब यह रेल परियोजना बनती है तो हिमालय के हम जड़ों को एक हिसाब से खोद रहे हैं। तो आपको लगता है क्या उससे इस पर्यावरण पर कोई संकट आ सकता है, या फिर पर्यावरण को कोई हानि पहुंच सकती है? ये आपको इस विषय में आपको क्या लगता है? अब जब बात आती है कि पर्यावरण को बचाने की, तो मेरा सभी लोगों से एक चीज ये कहना है, क्या पर्यावरण को बचाने की लड़ाई क्या अकेला उत्तराखंड लड़ेगा? अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में हिमालय को गंदा करने की, तो बात ये भी होना चाहिए कि दिल्ली में यमुना गंदा क्यों हो रही है। अगर हिमालय बचाने की लड़ाई है तो पानी को भी संजोने की, पानी की सफाई का भी लड़ाई होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक इस रेल परियोजना का सवाल है, ये बागेश्वर और टनकपुर के बीच में जो ट्रैक है, ये बहुत स्मूथ ट्रैक है और सीधा ट्रैक है। मुझे लगता नहीं इसमें बहुत सारी टनल भी आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये वैली को माइंड में रख के बनाया गया है। क्योंकि मैं दोबारा पीछे जा रहा हूँ, जब अंग्रेजों ने सोचा 1910 में इसका सर्वे किया, उन्होंने ये ही सोच के किया था कि ये एक ऐसी वैली है जहां पर उनको शायद टनल नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टनल जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या मेरी संज्ञान में नहीं आ रहा है कि 19वीं सदी में कहाँ रेल के लिए टनल बने थे। ये मेरी संज्ञान में नहीं आ रहा है। आप क्योंकि शिमला वाला ट्रैक देख लीजिए, उसमें आपको टनल नहीं मिलेंगे, या बहुत छोटे मोटे कुछ होंगे भी तो कहीं पर कालका एक्सप्रेस में हो सकते हैं। अदरवाइज उस टाइम में टनल टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये मेरा कहना है आपको। अब मैं इस विषय पर एक बात और जोड़ता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची में लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यदि पहले यहाँ के कुमाऊनी और गढ़वाली समुदाय को ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए और इन पहाड़ी क्षेत्रों पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू कर दी जाए, उसके पश्चात इस रेल परियोजना पर काम किया जाए, तो उससे यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनको अधिक लाभ मिल सकता है? जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, सत्य है कि अगर यहाँ के क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लग जाने से और भूमि अधिग्रहण से लेके जो भी लोकल कारोबार होंगे, वो रचनात्मक रूप से उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची लगने के बाद अगर ये योजना बनती है, शायद यहाँ के लोगों के लिए रेलवे लाइन का बहुत बड़े मायने हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए एक रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ की जीवन रेखा ये बनेगी, यहाँ के भविष्य की ये तकदीर बनेगी। मैं ये कहता हूँ ना, भविष्य की जीवन रेखा बनेगी। तो यहाँ के लोग, मुझे लगता है, सहस्त्र जो है उस भूमि अधिग्रहण का हिस्सा बन के और रेल लाइन बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और स्थानीय रोजगार की उनको सुरक्षा मिलेगी। मेरा ऐसा कहना है। जी, धन्यवाद। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यह रेल परियोजना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है, तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं? राव जी, जब उम्मीदें टूटती हैं, जब आपको समय पर चीजें नहीं मिलती हैं, तो उसमें स्वाभाविक राजनीति होगी और राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे। बट मैं अगेन फिर वही कहूँगा, इसमें प्रदेश सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए और हमारे रेल डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लोगों को इसमें क्लियरिटी के साथ बात करे, वो लोगों को ये बताए कि उसकी अभी की जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, और आपको ये ट्रेन का ट्रैक कब तक बनेगा,
क्योंकि जैसा हम लोग अभी लोग देख पा रहे हैं कि मुझे मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार के बजट में इसके लिए जो है कुछ ना कुछ फंड जरूर आएगा, फंड अलोकेशन होगा, जिससे वो प्राइमरी, चाहे वो जमीन का अधिग्रहण करना है या जो और चीज़ें करनी है, उसके लिए शायद कार्य होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखा। इसके अलावा मैं अंत में आपसे यह जानना चाहूँगा कि यदि आपको उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को कोई संदेश इस परियोजना को लेकर देना हो, तो जी। आपका क्या कहना होगा? मैं हाथ जोड़ के अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को बोलना चाहूँगा, हमने बचपन से, मेरी एज 50 साल होने वाली है, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मैं तब से सुनते हुए आ रहा हूँ, आपको एक रेलवे लाइन दी जाएगी। अब आपके पास डीपीआर आ गई है, आप इसमें जल्दी से जल्दी वो डीपीआर को धरातल पे उतारें, कागज़ों पे बहुत काम हो गया है, और इन खूबसूरत पहाड़ों को फलने-फूलने का मौका दें, हमारे उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, इस घाटी में कितनी संभावनाएं हैं। एक तरफ जहाँ आप लोगों को ये सुनने को मिलता है कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरी तरफ आपको ये भी सुनने को मिलता है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां हैं। तो ये खूबसूरत वादियां खूबसूरत रहेंगी कैसे, जब यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रेल परियोजना सभी हम लोगों को मिलकर इसके लिए बात भी करनी चाहिए, इसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी और जल्द से जल्द ये रेलवे लाइन का शुभारंभ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोड़ा जी, आपने बहुत अच्छे से इस विषय को हमारे श्रोताओं के बीच रखा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बागेश्वर टनकपुर रेल परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज जानकारी मिली होगी, और जिन्हें इस विषय में पूर्व से जानकारी थी, उन्हें इसकी वास्तविक हकीकत और ज़मीनी हकीकत के बारे में जानने को मिला होगा। बागेश्वर एक सांस्कृतिक नगरी भी है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है, तो अन्य प्रदेशों के लोग हमारी संस्कृति से भी जुड़ेंगे, और यहीं बागेश्वर से पिंडारी ग्लेशियर का भी यात्रा मार्ग का एक द्वार खुलता है, जिससे यहाँ टूरिज्म की कई संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए कई प्रकार के रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। और आज इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं, और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी जुटाते रहें और सरकार तक इस मांग को अपने अपने स्तर से उठाते रहें। धन्यवाद।